अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू एक्सप्लोरिंग पांडा। तो आज हम देख रहे हैं क्लास 11 बायोलॉजी की जो न्यू एडिशन है ना बुक का, ठीक है ना। उसका चैप्टर नंबर 2 है बैक्टीरिया और वायरसेस, ठीक है। इसका मैं लेक्चर नंबर 3 आपके सामने डिस्क्राइब कर रही हूँ, ठीक है ना। तो अगर आपने देखना है इस बैक्टीरिया और वायरसेस जो न्यू एडिशन बुक है, ठीक है ना, उसके जो चैप्टर बैक्टीरिया और वायरसेस को आपने देखना है, उसकी डिटेल डिस्कशन देखनी है तो आप इस प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। जो चैप्टर नंबर 2 की प्ले लिस्ट मैंने क्रिएट की हुई है, ठीक है, क्लास 11 बायोलॉजी के, ठीक है ना। तो अगर हम इसका लेक्चर नंबर 3 की बात करें तो ये लेक्चर नंबर 3 है हमारे पास, एंडोस्पोर फॉर्मेशन इन बैक्टीरिया। इससे पहले 2 लेक्चर्स में मैं कवर अप कर चुकी हूँ, इससे पहला जो चैप्टर का पार्ट है, ठीक है ना, तो आप वो भी जाके देख सकते हैं, ठीक है, क्लियर। तो ये है हमारे पास एंडोस्पोर फॉर्मेशन इन बैक्टीरिया, ठीक है ना। तो बैक्टीरिया के अंदर एंडोस्पोर की फॉर्मेशन किस तरह होती है, ठीक है ना। तो इससे पहले आपको पता है कि दुनिया में हर चीज़, हर लिविंग ऑर्गेनिज्म जिंदा रहने के लिए कुछ ना कुछ करते रहते हैं, ठीक है ना। हर लिविंग ऑर्गेनिज्म को अपनी जो है वो नस्ल को बचाना है, ठीक है ना। जिस तरह अगर ह्यूमंस की बात करें, ह्यूमंस अपनी नस्ल बचाने के लिए क्या करते हैं, रिप्रोडक्शन करते हैं। लेकिन अगर अभी इसी टाइम जो ह्यूमंस हैं वो रिप्रोड्यूस करना बंद कर दें, दुनिया में कोई भी इंसान रिप्रोड्यूस ना करे, नेक्स्ट जनरेशन अपनी पैदा ना करे, तो अब क्या होगा कि आज से जो है वो 100 साल बाद जो ह्यूमंस की आबादी है वो 1 to 2% रह जाएगी, ठीक है ना। ओनली 1 to 2% रह जाएगी। और 150 साल या फिर साल के बाद आप देखोगे कि तो दुनिया से इंसान बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएंगे, ठीक है ना। तो इसीलिए रिप्रोडक्शन ज़रूरी है, ठीक है ना। तो ये किस लिए, नस्ल की बका के लिए, ठीक है। तो बैक्टीरिया जो होते हैं, ठीक है ना, ये रिप्रोड्यूस तो करते ही करते हैं अपनी नस्ल की बका के लिए, लेकिन क्या होता है कि इनको खतरात बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है ना। मतलब कोई न्यूट्रिएंट्स की कमी आ जाना, फिर सारी नस्ल मर सकती है, ठीक है ना। कोई एक्सट्रीम हीट में सारी नस्ल इनकी मर जाती है, ठीक है ना। कुछ केमिकल्स जो होते हैं, एंटीबायोटिक्स जो होते हैं इनको दिए जाते हैं, ठीक है ना, उनके साथ जब इनका सामना होता है तो इनकी पूरी की पूरी नस्ल जो है वो ख़त्म हो जाती है। तो इतने ज़्यादा खतरात होते हैं इनको, ठीक है ना, इनकी नस्ल को। तो इन केस ऑफ एनी ऑल दीज हार्श कंडीशन, बैक्टीरिया क्या करते हैं, बैक्टीरिया अपने अंदर स्पोर्स बना लेते हैं, ठीक है। और वो स्पोर जो बैक्टीरिया इन हार्श कंडीशन में बनाते हैं, अपनी जो है वो नस्ल को नेक्स्ट बचाने के लिए, उन स्पोर को नाम दिया जाता है एंडोस्पोर का, ठीक है। तो ये एंडोस्पोर्स होते हैं ना, ये बैक्टीरिया को किसी भी किस्म की हार्श कंडीशन से जो क्या करते हैं वो बचाते हैं, ठीक है ना। बैक्टीरिया की नस्ल को ये बचा लेते हैं। जिस तरह अगर हम बात करते हैं कि हमें कोई किसी भी किस्म का बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है, ठीक है ना, कोई गला खराब हो गया, कोई ऐसा कंडीशन होगी जो बैक्टीरिया की वजह से हो रही है, तो हम क्या करते हैं, हम एंटीबायोटिक लेते हैं, ठीक है। तो ये जो कि हमारी बॉडी के लिए काफ़ी ज़्यादा क्या होती है, हार्श होती है, बॉडी में मौजूद बैक्टीरिया के लिए काफ़ी ज़्यादा हार्श होती है। अब देखो गला खराब हुआ है, ठीक है, अब आप डॉक्टर के पास जाते हो तो वो क्या करता है, वो आपको 5 दिन की मेडिसिन देता है, ठीक है ना। अब 5 दिन में से आप 3 दिन वो मेडिसिन लेते हो, ठीक है, और चौथे दिन आप कहते हो कि इस मेडिसिन की मेडिसिन काफ़ी गर्म है, इससे मेरा पेट भी खराब हो सकता है, ठीक है ना। तो आप क्या करते हो, आप 4 डे पे वो मेडिसिन लेना बंद कर देते हो। अब बैक्टीरिया ने क्या किया था, ये जो 3 दिन थे उनमें कुछ बैक्टीरिया क्या करते थे, वो मर गए थे, और कुछ बैक्टीरिया ने क्या किया था, ये स्पोर्स अपने अंदर डेवलप कर लिए थे, ठीक है ना। तो अब क्या होता है कि जैसे ही चौथा दिन आता है आप मेडिसिन लेना बंद कर देते हो, तो बैक्टीरिया क्या करेंगे, बैक्टीरिया दोबारा उन स्पोर्स में से निकलेंगे और दोबारा आपको इन्फेक्शन काज कर देंगे। स्पोर वो रेजिस्टेंट स्ट्रक्चर है जो बैक्टीरिया को एंटीबायोटिक के इफेक्ट से बचा रहा होता है, ठीक है। और जो दूसरे बैक्टीरिया होते हैं वो क्या कर जाते हैं, वो तो सर्वाइव नहीं कर पाते, वो तो मर जाते हैं, और स्पोर सर्वाइव करने में हेल्प कर रहा होता है। इसीलिए स्पोर क्या होते हैं, जरूरी होते हैं बैक्टीरिया के लिए, क्लियर, ठीक है। तो अब समझ लगी कि स्पोर की फॉर्मेशन, एंडोस्पोर की फॉर्मेशन क्यों जरूरी है बैक्टीरिया के लिए, ठीक है ना। तो इस वो प्रोसेस जिससे एंडोस्पोर बनते हैं उनको नाम देते हैं स्पोरुलेशन। व्हाट इज स्पोरुलेशन, प्रोसेस ऑफ एंडोस्पोर फॉर्मेशन इज कॉल्ड एज दी स्पोरुलेशन, ठीक है। इसको स्पोरुलेशन का नाम दिया जाता है, ठीक है ना। एंडोस्पोर को ना एक्चुअली में इसको रेस्टिंग स्पोर भी कहा जाता है, ठीक है ना। एंडोस्पोर के लिए एन अदर टर्म यूज किया जाता है, दैट इज रेस्टिंग स्पोर, ठीक है, क्लियर।
तो एंडोस्पोर बेसिकली रेस्टिंग स्पोर है, और ऐसा रेस्टिंग स्पोर है जो बैक्टीरिया अपनी बॉडी के अंदर बनाते हैं, ठीक है। एंडोस्पोर इज ए रेस्टिंग स्पोर, यू कैन सी हियर दिस इज एंडोस्पोर। एंडोस्पोर इज ए रेस्टिंग स्पोर, ठीक है ना, जो बैक्टीरिया अपनी बॉडी के अंदर बनाते हैं। क्यों बनाते हैं? ताकि हार्श कंडीशन को सर्वाइव कर सकें, ठीक है ना। इन केस ऑफ द सर्वाइवल ऑफ हार्श कंडीशन बैक्टीरिया फॉर्म दिस एंडोस्पोर इनसाइड देयर बॉडी, ठीक है, अपनी बॉडी के अंदर ये बनाते हैं ताकि खुद को एक हार्श इन्वायरमेंटल कंडीशन से बचाया जा सके, एक हार्श कंडीशन को क्या कर सके कि फेस आउट कर सके, ठीक है। अगर आपने इस एंडोस्पोर की डेफिनेशन को मेमोराइज करना है ना, तो यू हैव टू मेमोराइज सम वर्ड्स, ठीक है। कौन से वर्ड्स वो हो सकते हैं? दैट इज MTD, ठीक है। ये 3 वर्ड्स आप अगर मेमोराइज कर लोगे तो आप एंडोस्पोर की डेफिनेशन को याद रख सकते हो, ठीक है ना। तो M फॉर मेटाबॉलिकली इनएक्टिव, ठीक है, M फॉर मेटाबॉलिकली इनएक्टिव, T फॉर थिकवॉल्ड, D फॉर डोरमेंट, ठीक है ना। तो आपकी बुक में जो एंडोस्पोर की डेफिनेशन है वो यही है कि एंडोस्पोर आर थिक वॉल्ड, ठीक है, मेटाबॉलिकली इनएक्टिव एंड डोरमेंट स्ट्रक्चर, ठीक है। तो उसको, और ये तो एंडोस्पोर की डेफिनेशन हो गई आपकी बुक में, और उसके बाद इस एंडोस्पोर की फॉर्मेशन के प्रोसेस को स्पोरुलेशन का नाम दिया जाता है। क्लियर? स्पोरुलेशन की हमने बात कर ली, हमने एंडोस्पोर की फॉर्मेशन की बात कर ली। अब हम बात करते हैं उन स्टेप्स की जिनके जरिए एंडोस्पोर की फॉर्मेशन होती है। स्टेप्स बताने से पहले ना कि मैं आपको एक बात बता दूं, इनका जो एंडोस्पोर का मेटाबॉलिकली एक्टिव होना, थिक वॉल होना, डोरमेंट होना इतना फायदेमंद होता है कि जितनी मर्जी अनफेवरेबल कंडीशन आ जाए ये एंडोस्पोर को नहीं डिस्ट्रॉय कर सकेगी। ये नॉर्मल वाले जो केस होंगे, नॉर्मल वाले जो सेल्स होंगे बैक्टीरिया के, वो बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो जाएंगे इन केस ऑफ एनी हार्श कंडीशन सच एज विंटर, ठीक है ना, हीट, स्ट्रेस वगैरह में। बाकी सारे सेल्स जो है वो तबाह बर्बाद हो जाएंगे, लेकिन ये एंडोस्पोर अकेला सर्वाइव करेगा, ठीक है। अब हम स्टेप्स की अगर हम बात करें तो स्टेप्स को याद रखने के लिए मैं आपको कुछ की पॉइंट्स देती हूँ यहाँ पे। वो है हमारे पास DSM, DPS, ये आपने की पॉइंट स्टेप्स के लिए याद रखने हैं, और एंडोस्पोर की डेफिनेशन के लिए आपने ये MTD की पॉइंट याद रखना है, ठीक है। अगर हम इसकी बात करें DSM DPS की, तो DSM क्या है? डिविजनल पब्लिक स्कूल मुल्तान, डिविजनल पब्लिक स्कूल, ठीक है। तो ये एक हमारे पास जो है वो एक फ्रेज हमने याद कर ली है, किसके लिए? ताकि हम जो एंडोस्पोर फॉर्मेशन के स्टेप्स को याद रख सकें, ठीक है ना। तो मैं इसके स्टेप्स यहाँ से आपने स्टार्ट करने हैं नंबर 1 से, ठीक है। सबसे पहले डिविजनल D से क्या है? DNA रेप्लिकेशन, ठीक है। तो मैं आपको पहले ना इसके पॉइंट्स भी समझा दूं। D से DNA रेप्लिकेशन, S से सेप्टम फॉर्मेशन, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है मेम्ब्रेन फॉर्मेशन, ठीक है। M से मेम्ब्रेन फॉर्मेशन, ठीक है ना। फिर D से DNA डिसइंटीग्रेशन, किसके डिसइंटीग्रेट करता है? वेजिटेटिव सेल का DNA, ठीक है। उसके बाद डिहाइड्रेशन D से ही, फिर उसके बाद P से पेप्टिडोग्लाइकन फॉर्मेशन बिटवीन मेम्ब्रेन एंड S फॉर नेक्स्ट स्पोर फॉर्मेशन, ठीक है ना, स्पोर कॉट फॉर्मेशन, ठीक है ना। यहाँ तक लगी समझ? तो भी आपके सामने मैं इसको डिस्क्राइब भी करती हूँ। तो यहाँ से अगर हम DNA रेप्लिकेशन की बात करें, ठीक है ना, तो DNA रेप्लिकेशन में बेसिकली होता क्या है कि इनका DNA रेप्लिकेट करता है। जैसे ही कोई अनफेवरेबल कंडीशन जो है वो ये सेंस करते हैं तो अपने DNA को रेप्लिकेट करना ये शुरू कर देते हैं, ठीक है ना। तो DNA रेप्लिकेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें DNA जो बैक्टीरिया अपना DNA कॉपी करता है, ठीक है ना, और एग्जैक्टली कॉपी करता है ताकि ईच जो सेल है वो एक जैसा ही जो है वो जेनेटिक मटेरियल रिसीव करे। एग्जैक्ट कॉपी के DNA है, ये DNA रेप्लिकेट करके अपनी जैसी एक एग्जैक्ट कॉपी बनाता है DNA की, ठीक है। अब DNA की तो बन गई कॉपी, ठीक है। अब क्या होता है आपको पता है ना कि ये ऊपर वाली सेल वॉल है, नीचे वाली सेल मेम्ब्रेन है जो पिंक कलर से मैंने मार्क की हुई है। अब इस सेल मेम्ब्रेन ने ना अंदर की तरफ इन्वेजिनेट होना शुरू करना है, ठीक है। आप देख सकते हो अंदर की तरफ इसकी पिंचिंग सी हो रही है, ठीक है। तो अंदर की तरफ ये इन्वेजिनेट होती है और एक सेप्टम बना देती है। सेप्टम हम कहते हैं दीवार को, ठीक है। एक दीवार बनाने की कोशिश कर रही है ये अंदर की तरफ इन्वेजिनेट करके, ताकि एक सेल जो है वो 2 सेल में डिवाइड हो सके, ठीक है ना। तो क्या होता है कि एक तरफ साइटोप्लाज्म काफी कम है, एक तरफ काफी ज्यादा साइटोप्लाज्म होता है, और दरमियान में सेल मेम्ब्रेन ने अंदर की तरफ इन्वेजिनेट पिंच होने की कोशिश करनी है ताकि एक सेल को 2 सेल्स में डिवाइड किया जा सके, ठीक है। नेक्स्ट अब क्या होता है, नेक्स्ट जो है वो सेप्टम फॉर्मेशन भी हमने करवा ली है, ठीक है। अब करते हैं सेकंड मेम्ब्रेन फॉर्मेशन, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो मेम्ब्रेन की फॉर्मेशन देखते हैं, ठीक है ना। तो मेम्ब्रेन की फॉर्मेशन किस तरह होती है आपको पता है ना कि सेकंड मेम्ब्रेन किस तरह बनती है। आपने देखा कि अंदर की तरफ पिंचिंग हुई है, ठीक है, सेल
मेम्ब्रेन की, ये सेप्टम बन गया है, ये एक बड़ा सेल आ गया, एक छोटा सेल आ गया। अब जो छोटा सेल होता है ना उसके ऊपर एक सेकंड मेम्ब्रेन बनना शुरू होती है। वो किस तरह आप देख सकते हो कि जो ये बड़ा सेल है ये फिर इसको इर्द गिर्द एक इन्वेजिनेशन क्रिएट कर रहा है छोटे सेल के इर्द गिर्द। तो बेसिकली जो ये बड़ा सेल है ना, इसको लार्ज पार्ट है, इसको नाम देना है मदर सेल का, ठीक है। और जो स्मॉल पार्ट है इसको नाम देना है फोर स्पोर का, ठीक है। अब ये किस तरह बने ना, आपने देखा था कि सेप्टम फॉर्मेशन हुई थी, ठीक है, सेल के अंदर, ठीक है। अब दो पार्ट्स के अंदर सेल को डिवाइड किया गया था। बड़े पार्ट को मदर सेल का नाम दे दिया गया है, छोटे पार्ट को फोर स्पोर का नाम दिया गया है। अब ये फोर स्पोर ने नेक्स्ट जाके एंडोस्पोर की फॉर्मेशन करनी है, ठीक है, क्लियर। तो अब पहले तो सेप्टम ने डिवाइड किया था ना, और एक बात आपने याद रखनी है कि ये जो सेप्टम है ना ये इसको दरमियान में से इक्वली डिवाइड नहीं करता है, ठीक है ना, अनइक्वल यहाँ पे डिवीजन होती है। अब आप देखोगे कि जो मदर सेल है ना, मदर सेल इस फोर स्पोर के इर्द गिर्द इन्वेजिनेशन काज कर रही है, ठीक है ना, इन्वेजिनेट कर रही है, ठीक है। इसके इर्द गिर्द जो है वो ग्रो करना शुरू कर देती है इस फोर स्पोर के, ठीक है। और उसके बाद क्या करता है, एट द एंड ये इस फोर स्पोर को दोबारा इनगल्फ कर लेती है। इनगल्फिंग जो होगी ना ये क्या होगी, फेगोसाइटोसिस की तरह होगी, जिस तरह फेगोसाइटो सेल ईटिंग प्रोसेस ना, इसी तरह ये इसको इनगल्फ कर लेती है, ठीक है। और फोर स्पोर दोबारा एक और मेम्ब्रेन से गिर जाता है। यू कैन सी हियर एक और मेम्ब्रेन जो होती है इस मदर सेल की वो फिर दोबारा उस फोर स्पोर के ऊपर आ गई है, ठीक है ना। ओरिजिनली क्या होता है, फोर स्पोर के पास दो तरह की मेम्ब्रेन है, एक अंदर वाली मेम्ब्रेन है वो फोर स्पोर की ओरिजिनल मेम्ब्रेन है, उसके ऊपर इस तरह की मेम्ब्रेन आ गई है, वो कौन सी है, वो मदर सेल की मेम्ब्रेन होती है जो इनगल्फ करते हुए इसने फोर स्पोर के ऊपर ला दी है। एक फोर स्पोर की अपनी मेम्ब्रेन है, ठीक है, जो पहले आई थी, ठीक है ना, ये वाली मेम्ब्रेन जो नॉर्मल जो स्टार्टिंग वाली मेम्ब्रेन थी ना बैक्टीरिया की, वही फोर स्पोर की मेम्ब्रेन थी। उसके बाद फोर स्पोर के पास ये मेम्ब्रेन मौजूद थी, लेकिन एट द एंड यहाँ पे ये मेम्ब्रेन मैंने बनानी थी, ठीक है ना, ये पिंक वाली। तो दो पिंक मेम्ब्रेन आ जाती हैं बेसिकली इसके पास। तो फोर स्पोर ने क्या करना है, फोर स्पोर के को जब मदर सेल ने दोबारा अंदर की तरफ जो है वो इन्वेजिनेट करना है, इनगल्फ करना है, तो फोर स्पोर के पास एक और मेम्ब्रेन आ जाती है, दैट इज मदर मेम्ब्रेन, ठीक है, मदर सेल मेम्ब्रेन। और फोर स्पोर की अपनी मेम्ब्रेन, ऑन मेम्ब्रेन, दो किस्म की मेम्ब्रेन आ जाती हैं इनके पास, ठीक है। तो इन दोनों मेम्ब्रेन के दरमियान में एक स्पेस होती है, यू कैन सी हियर, एक अंदर वाली एक बाहर वाली मेम्ब्रेन के दरमियान में एक स्पेस है जिसको कहा जाता है इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, ठीक है। ऐसी मेम्ब्रेन जो मदर सेल की मेम्ब्रेन और ऑन मेम्ब्रेन जो है फोर स्पोर की, उसके दरमियान में जो स्पेस होती है उसको कहा जाता है इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, क्लियर। अच्छा, अब सेकंड मेम्ब्रेन की फॉर्मेशन हो चुकी है। अब क्या होता है, वेजिटेटिव सेल ने क्या करना होता है, जो पहला सेल का नॉर्मल डीएनए था ये वाला था, ये तो वही है ना जो एंडोस्पोर वाला बन रहा है, ठीक है ना, इनगल्फमेंट वगैरह सारा कुछ हो के, ठीक है ना। और जो ये नॉर्मल डीएनए था, ठीक है ना, ये क्या हो गया, ये डिसइंटीग्रेट होना शुरू हो जाना है, ठीक है ना। नॉर्मल डीएनए ने ख़त्म होना शुरू हो जाना है, क्योंकि सारा जो था वो फोकस किसको मिल रहा है, इसको, ठीक है ना, इस फोर स्पोर को, ठीक है, जो स्मॉल पार्ट है। तो जो बड़ा डीएनए इसको क्या करवाना है उन्होंने, ठीक है ना, ये डिसइंटीग्रेट हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये क्यों करवाया जाता है, ताकि जो इसका नरिशमेंट वगैरह इसको दी जाती है वो इसको मिल सके, और एंडोस्पोर को जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा नरिशमेंट दी जा सके, इसको प्रोटेक्ट किया जा सके, ठीक है ना। तो ये पर्पजफुली जो क्या करते हैं, मदर सेल जो है अपना डीएनए डिसइंटीग्रेट करती है, और इस डीएनए से जो होने वाली जो एनर्जी होती है वो न्यूट्रिएंट्स वगैरह और जो एनर्जी रिलीज होती है इस डीएनए की डिग्रेडेशन से, इसको इसकी जो स्पोर जो होते हैं इसको डेवलप करवाने में क्या करवाते हैं, हेल्प करवाती है, ठीक है ना। इसको डेवलप करवाने में, इसको नेक्स्ट जो है वो ज़्यादा मजबूत बनाने में जो एनर्जी है इसको यूज़ किया जाता है, ठीक है ना। वेजिटेटिव सेल के डीएनए भी क्या करता है, डिसइंटीग्रेट हो चुका है, यू कैन सी हियर, ठीक है ना, डिसइंटीग्रेट हो चुका है। अब वो बात करते हैं डिहाइड्रेशन की, वो कहता है यहाँ पे डिहाइड्रेशन भी होती है। किस तरह की डिहाइड्रेशन होती है, ठीक है।
तो बेसिकली डिहाइड्रेशन किस तरह होती है, आपको पता है कि दो मेम्ब्रेन है ना, एक है आउटर मेम्ब्रेन, ठीक है ना, जो मदर सेल की मेम्ब्रेन है, और एक है इनर मेम्ब्रेन जो कि 4 स्पोर की अपनी मेम्ब्रेन है, ठीक है ना। 4 स्पोर यही वाला स्पोर है जिसने नेक्स्ट जाके एंडोस्पोर बनाना है, ठीक है। अब वो कहता है कि जो इसकी इनर मेम्ब्रेन होती है ना, ये कंट्रोल करती है कौन सी चीज अंदर आनी है स्पेस के, कौन सी चीज यहाँ से बाहर जानी है, ठीक है। तो कैल्शियम जो आयंस होते हैं इसको क्या करवाया जाता है, इसको अंदर की तरफ लाया जाता है, ठीक है, और जिसकी वजह से वाटर जो है वो बाहर की तरफ मूव करना शुरू कर देता है, ठीक है। कैल्शियम आयंस को अंदर की तरफ लाया गया, वाटर को बाहर की तरफ लाया, वाटर जब बाहर हुआ तो यहाँ पे क्या होगी, यहाँ पे होनी शुरू हो जानी है डिहाइड्रेशन, ठीक है। पूरा सेल डिहाइड्रेट होना शुरू हो जाना है, पूरा वेजिटेटिव सेल ही डिहाइड्रेट होना शुरू हो जाता है। क्यों करवाया जाता है, जब भी आपने किसी चीज को ज्यादा देर के लिए स्टोर करना हो, चलाना हो किसी देर को, तो इसमें से पानी को रिमूव करवा दिया जाता है, ठीक है ना। इसीलिए यहाँ से पानी को रिमूव करवाया जाता है इस वेजिटेटिव सेल एज वेल एज दिस एंडोस्पोर, ठीक है ना। इस जो ये फ्यूचर एंडोस्पोर है इसमें से पानी को इसलिए रिमूव करवाया जाता है ताकि इसको ज्यादा से ज्यादा देर के लिए स्टोर किया जा सके, ठीक है। क्लियर। तो यहाँ पे करवा दी डिहाइड्रेशन, ठीक है ना। तो अब क्या होता है कि यहाँ पे नेक्स्ट करवाया जाती है पेप्टिडोग्लाइकन की फॉर्मेशन बंद होती है मेम्ब्रेन्स के दरमियान में, ठीक है। अच्छा, बेसिकली पेप्टिडोग्लाइकन की यहाँ पे फॉर्मेशन होना शुरू हो जाती है, ठीक है ना। मदर सेल्स जो जब जैसे ही मदर सेल ने क्या करना होता है, इसके साइटोप्लाज्म ने पेप्टिडोग्लाइकन की फॉर्मेशन करनी शुरू कर देती है। आप देख सकते हो इस ग्रीन कलर से जो मैंने मार्क किया हुआ, ये पेप्टिडोग्लाइकन ही है जो इनर और आउटर लेयर के दरमियान में इसको जो है वो डिपॉजिट करवाया गया है, ठीक है ना। ये इनर लेयर है, ये आउटर लेयर, उनके दरमियान में जो ये स्पेस है यहाँ पे पेप्टिडोग्लाइकन को डिपॉजिट करवाया जाता है, ठीक है ना। मतलब कुछ स्पेशल ट्रांसपोर्ट प्रोटीन होती है, ठीक है ना, जो मदर सेल के साइटोप्लाज्म से जो है वो जो स्पेशल ट्रांसपोर्ट प्रोटीन 4 स्पोर की आउटर मेम्ब्रेन में होती है, और ये ट्रांसपोर्ट प्रोटीन क्या करती है, मदर सेल के साइटोप्लाज्म से लेती है इसको पेप्टिडोग्लाइकन को, और अंदर जो है इंटर मेम्ब्रेन स्पेस जो है दरमियान में, यहाँ पे पेप्टिडोग्लाइकन को जो है वो डिपॉजिट करवाना शुरू कर देती है, ठीक है ना। जिसकी वजह से मदर सेल जो होती हैं वो अपने सारे मटीरियल्स वगैरह जो होती हैं वो सप्लाई करवाती हैं, ठीक है ना। और फोर्स पर जो होते हैं वो इन मटीरियल्स को रिसीव करने के बाद नेक्स्ट जो है वो ग्रो करना शुरू होता है, ज़्यादा रेजिस्टेंट हो जाता है, ज़्यादा प्रोटेक्टिव हो जाता है, ठीक है। क्लियर। तो उसके बाद क्या होता है कि पेप्टिडोग्लाइकन की फॉर्मेशन भी हो गई है, ठीक है ना, इनके दरमियान में। अब स्पोर कोट की फॉर्मेशन होती है। आपको पता है कि पेप्टिडोग्लाइकन ने क्या करना होता है, इसने ज़्यादा से ज़्यादा रेजिस्टेंस प्रोवाइड करनी होती है, ठीक है ना, हार्डनेस प्रोवाइड करनी होती है स्पोर को। अच्छा, अब मदर सेल का जो साइटोप्लाज्म होता है यहाँ पे ही स्पोर कोट की फॉर्मेशन करवानी है, ठीक है ना। ये मेन साइट है जहाँ पे स्पोर कोट के मटेरियल्स बनते हैं। मतलब मदर सेल्स के पास जो जीन्स होते हैं ना, मदर सेल के पास जो उनके जीन्स होते हैं, ये क्या करते हैं, ये कोट प्रोटीन प्रोड्यूस करवाते हैं, जीन्स इन दी मदर सेल्स, ठीक है ना। ये कॉट प्रोटीन प्रोड्यूस करवाएंगे, और ये जो कॉट प्रोटीन होती है इसको जो है वो डिपॉजिट करवा सिक्रिएट करवा जाता है कहाँ पे, आउटर 4 स्पोर मेम्ब्रेन के ऊपर। इस कॉट प्रोटीन को, जो ये 4 स्पोर की आउटर मेम्ब्रेन है, ठीक है ना, ऊपर वाली मेम्ब्रेन है, यहाँ पे क्या करवाना है, इसको डिपॉजिट करवा देने आना है। और यहाँ पे आहिस्ता आहिस्ता फिर इसको डिपॉजिट करने के बाद क्या होता है, यहाँ पे कॉट की फॉर्मेशन होती है, ठीक है ना। ये जो ऊपर वाली कॉट प्रोटीन होती है ये फाउंडेशन होती है कोट की, ठीक है ना। तो इस तरह एट द एंड एक एंडोस्पोर जो है वो प्रॉपर वाला आ जाता है बैक्टीरिया के अंदर, ठीक है। और जैसे ये एंडोस्पोर प्रॉपर बन जाता है तो वेजिटेटिव सेल ने टूट जाना होता है, इस तरह जिस तरह ये टूट गया है, ठीक है ना। और एंडोस्पोर को यहाँ से रिलीज करवा दिया जाता है। अब पूरी अनफेवरेबल कंडीशन जैसे कि बहुत ज़्यादा गर्मी, बहुत ज़्यादा सर्दी, तो ये एंडोस्पोर उसमें सर्वाइव करते हैं, ठीक है ना। और जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आती है तो एंडोस्पोर ने जो है वो अपना कोट वगैरह उतार देना होता है, और जर्मिनेट करके एक नया वेजिटेटिव सेल दोबारा बना लेना होता है, और अपनी जो है वो ग्रोथ को कंटिन्यू करना होता है। और नया वेजिटेटिव सेल जैसे ही बन गया ना, ठीक है ना, नॉर्मल कंडीशन है तो 1 से भले 2 बैक्टीरिया, 2 से 4, इस तरह नेक्स्ट जो है वो डिवाइड करते रहते हैं। लेकिन इन केस ऑफ एनी हार्श कंडीशन तो इसमें से क्या होता है, ये वेजिटेटिव सेल्स दोबारा एंडोस्पोर फॉर्मेशन की फेज में चले जाते हैं, ठीक है, और अपनी नस्ल की बका के लिए वर्क करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। क्लियर। तो आई होप सो कि आपको एंडोस्पोर फॉर्मेशन इन बैक्टीरिया की समझ लगी होगी। लेकिन किसी भी किस्म की कंफ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।